हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पहले के बताए हुए अध्याय जो कि बीए पार्ट 3 स्टूडेंट्स के लिए है, उसका पेपर 6 हमने व्यवहारवाद को लेके बताया था। पेपर 6 का ग्रुप ए में सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी या जिसे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, सिलेबस के अनुसार जो आपका दूसरा चैप्टर है व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद को लेके हमने पिछले क्लास में आपको कुछ बातें बताई थी। मैं बहुत संक्षेप में उसके बारे में आपको पुनः आपके मेमोरी में रिकॉल हो जाए, आप उसे पुनः स्मरण कर सके, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने बताया था कि व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद के जनक कौन है और उनका मनोविज्ञान में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, या व्यवहारवाद की मुख्य बातें क्या हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जे.बी. वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने संरचनावाद के विरुद्ध एक नई विचारधारा को जन्म दिया, जिसको व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। वे चेतन अनुभूति और अंतर्निरीक्षण को नहीं मानते थे और उन्होंने व्यवहार के अध्ययन की बात की, व्यवहार को स्टिमुलस रिस्पॉन्स के आधार पर करने की बात की और विधि के रूप में उन्होंने चर्चा की एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में। उन्होंने उसी क्रम में और 3 विधियों की चर्चा की, जिसमें आपको कंडीशन्ड रिफ्लेक्स टेक्निक की चर्चा की, टेस्टिंग की चर्चा की और वर्बल रिपोर्ट की चर्चा की। वर्बल रिपोर्ट अंतर्निरीक्षण से कुछ माने में अलग था। अब हम उनके जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है मनोविज्ञान में उसकी चर्चा करेंगे। मतलब सबसे पहले उन्होंने मनोविज्ञान को एक विषय वस्तु की चर्चा की, मनोविज्ञान के विषय वस्तु के बारे में विस्तृत तौर से बताया। इसके बाद उन्होंने विधि की चर्चा की। बाद में आकर उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान के पोस्टुलेट्स, जिसे अभिगृहित भी कहा जाता है, उसकी चर्चा की। वाटसन ने कुछ पूर्व कथनों को पोस्टुलेट्स कहा, जो कि इस प्रकार है। उन्होंने कहा कि मस्कुलर मूवमेंट से ही व्यवहार होता है, अतः जितने भी बॉडीली केमिकल रिएक्शंस होते हैं या दैहिक रासायनिक प्रक्रियाओं होते हैं, उसी के आधार पर व्यवहार को मापा जा सकता है। व्यवहार को मापने का यही एक इकाई है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अनुक्रिया तत्वों के मिलने से व्यवहार बनता है तथा इसे उचित वैज्ञानिक विधि से ही विश्लेषित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यवहार को जो अनुक्रिया एवं उनके तत्वों के मिलने से बनते हैं, उनको हम लोग एनालाइज्ड भी कर सकते हैं। तीसरा, उन्होंने बताया कि प्रत्येक उद्दीपन एक तात्कालिक अनुक्रिया उत्पन्न करता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति व्यवहार का एक निश्चित कारण तथा परिणाम होता है। काउज एंड इफेक्ट के बारे में इन्होंने बताया। और चौथा, उन्होंने चौथे पोस्टुलेट्स की चर्चा करते उन्होंने बताया, जिसको उन्होंने स्मृति प्रतिमाएं, मेमोरी इमेजेज के बारे में उन्होंने बताया कि स्मृति प्रतिमा को हम नहीं मानते हैं, ऐसा उनका कहना था, बल्कि स्मृति मेमोरी इमेज को इंद्रियों एवं पेशियों की प्रतिक्रिया माना। मतलब मेमोरी इमेज का कॉन्सेप्ट को वो नकार दिए, बल्कि उसके बदले उन्होंने एक इंद्रियों एवं पेशियों का इसका कारण बताते हुए बताया कि इसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मेमोरी इमेजेस बनता है। नेक्स्ट जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया वह शिक्षण के क्षेत्र में था। शिक्षण के क्षेत्र में थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट था, उसको उन्होंने सब्जेक्टिव मानते हुए नकार दिया। उन्होंने लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ एक्सरसाइज की चर्चा की, जिसमें रिसेंसी अर्थात नवीनता तथा फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति को वाटसन ने महत्व दिया और उसके कॉन्सेप्ट को उन्होंने आगे चल के बताया कि वह शिक्षण में किस तरह ज़रूरी है
और उसी के आधार पर शिक्षण की व्याख्या की। बाद में उन्होंने पावलव के रीइंफोर्समेंट थ्योरी को एक्सेप्ट किया और उसके आधार पर शिक्षण की व्याख्या की। उन्होंने एसोसिएशनिज्म मतलब साहचर्यवाद को भी अपनाया। आपको ज्ञात होगा कि उन्होंने एक अध्ययन किया था जो कि पावलव के कंडीशनिंग थ्योरी से रिलेटेड था। उन्होंने एक 11 महीने के बच्चे जिसका नाम अल्बर्ट था उस पर वे और उनकी एक शिष्या जो उनके अंडर में पीएचडी कर रही थी, नाम रेयान था, उसके साथ मिलकर उन्होंने रोएदार पशुओं के साथ एवं कंडीशनिंग को दिखाने के लिए उन्होंने एक स्टडी किया। उस प्रयोग की अवस्था में अल्बर्ट नामक बच्चे के सामने एक कमरे में रोएदार पशु को उत्पन्न किया जाता था और जैसे ही वो उत्पन्न होता था बच्चा स्वाभाविक गुण के कारण उससे खेलने लगता था। कुछ देर के बाद जब वो बच्चा खेलता था उसी बीच में पीछे से एक हैमर के द्वारा मेटल बार पर आवाज़, तेज गति से आवाज़ उत्पन्न की जाती थी। जैसे ही बच्चा रोएदार जानवर के पास हाथ ले जाता था, खेलने की कोशिश करता था, तो उसमें डर की उत्पत्ति होती थी। इस के आधार पे उन्होंने कंडीशनिंग के आधार पे इसको व्याख्या किया कि बच्चा कैसे आवाज़ के साथ डरना सीख जाता है और यहाँ पर आवाज़ बच्चे में डर की उत्पत्ति करता है, न कि वह पशु। अपने इस शिक्षण के सिद्धांत को उन्होंने पावलव के सिद्धांत के मिलता जुलता बताया। इसीलिए उन्होंने कहा कि सारे प्रकार का शिक्षण पुनर्बलन के सहारे ही होता है। नेक्स्ट जो उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है वह है चिंतन। चिंतन के बारे में वाटसन का कहना था कि सारा चिंतन सेंसरी मोटर के कारण होते हैं, अतः चिंतन को भी लुप्त, जिसे लेटेंट और गत्यात्मक व्यवहार से समझाया। थिंकिंग और सबवोकल टॉकिंग पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वृद्ध एवं बच्चों में इस तरह की कुछ क्रियाएं पाई जाती हैं कि चिंतन के वक्त वो सब वोकल टॉकिंग मतलब आत्म संभाषण की क्रिया होती है, कुछ बातें करते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, कुछ बड़बड़ाते रहते हैं और चिंतन की प्रक्रिया भी साथ साथ चलती है। परंतु वयस्क लोगों में उन्होंने चिंतन में संभाषण की क्रिया या बात करने की क्रिया को नहीं माना। अब हम मूल बातें जो आज हमने की वो पोस्टुलेट्स ऑफ वाटसन के 4 प्रकार की चर्चा की कि उन्होंने किस प्रकार के कौन कौन से पोस्टुलेट्स की चर्चा की, सीखने लर्निंग के उनके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया और थिंकिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उनके कंट्रीब्यूशन की चर्चा करेंगे। आप लोग एक बार इसको पढ़ें और पुनः मैं आग्रह करूंगा कि आप हमारे मेल, हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे मोबाइल नंबर पे जो व्यवहारवाद या जो भी क्लासेस लिए गए हैं उस पर आप लोग हमसे संपर्क करें, शेयर करें, कुछ जानकारी आदान प्रदान करें, जिससे कि मुझे भी इंसेंटिव मिले, मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपसे वार्ता करके इस कोविड-19 में कुछ समय व्यतीत कर सकूं और पठन पाठन का कार्य को आगे बढ़ा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।